नमस्कार, द नेशनलिस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान अहमद। लगातार लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी बिहार की हम बात करें तो बिहार में 12,000 के पार जा चुका है आंकड़ा। और पूरे लॉकडाउन में जो गरीबों के मुंह पर जो नाम है वो जावेद आलम का नाम है। बिल्कुल वही जावेद आलम जो आज हमारे साथ बैठे हैं। और जहां गरीबों की बात आती है, जहां मजदूरों की बात आती है, जहां रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों की बात आती है, तो वहां पे जावेद आलम का नाम आता है कि जावेद आलम एक मसीहा बनकर लोगों के बीच आए हैं इस लॉकडाउन के बीच। हम स्वागत करेंगे जावेद आलम जी से, कुछ सवाल पूछेंगे जो कि बिहार में आजकल लगातार आप सुन रहे हो कि बलात्कार की जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। किस तरह से जावेद आलम जी ने लॉकडाउन में लगातार सर पूछना चाहेंगे कि जो कोविड-19 की जो केस बढ़ रही थी और लॉकडाउन हुआ था उसमें आपने राशन वितरण का काम किया, तो आपने कैसे किया राशन वितरण का काम, किस तरह से गरीबों की मदद की और कितने लोग आपके साथ थे? उसमें सबसे पहले जो ही हमको लगा कि लॉकडाउन सरकार करने वाली है तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठे कि अगर इसी तरह लॉकडाउन रहा तो जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही परेशानी का सबब बनने जा रहा है ये लॉकडाउन। तो इन्हीं सब बातों से मेरे जहन में एक बात आई, चूँकि समाज सेवा को मैं धर्म समझता हूँ अपना। मैंने एक टीम बनाई आनंद फानन कि भाई लॉकडाउन में वो तमाम ज़रूरतमंद लोगों के बीच में किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं हो, खास करके खाना पीने की और ज़रूरत की चीज़ों की। तो हमने एक टीम बनाकर पटना सिटी से लेके फुलवारी, जानीपुर, तमाम जगहों पे राशन वितरण का काम अपने वॉलंटियर्स के द्वारा किया। और काफ़ी लोगों ने हमको इसमें वॉलंटियर्स ने बहुत सपोर्ट किया और उन लोगों ने दिन रात मेहनत कर करके पैकिंग करने के बाद सब लोगों के बीच में राशन वितरण का काम किया, जिसकी मैंने अपनी टीम के लोगों को जिसके लिए तारीफ़ करता हूँ, जो काफ़ी उन्होंने मेहनत किया इसके लिए। तो इसमें इस पूरे टीम को श्रेय जाना चाहिए इसके लिए, जिन्होंने काफ़ी लगन और मेहनत के साथ इंसानियत धर्म निभाने की कोशिश की। सर कितने लोग थे आपके टीम में जिसकी वजह से आप काम कर पाए? वैसे हम समझते हैं कि लगभग 18 से 20 लोग थे हमारी टीम में जो लगातार राशन वितरण का काम कर रहे थे और काफ़ी मेहनत किया है उन्होंने। राशन को लाना, पैकिंग करना, फिर डोर टू डोर लोगों के बीच में बांटना, तो काफ़ी इसमें मेहनत किया है लोगों ने, हमारी टीम ने। जी बिल्कुल, आपका काम जो है बहुत सराहनीय है। सर आपसे पूछना चाहेंगे जो लगातार जो बीजेपी का जो नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, और जिस तरह से बिहार में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार दिन प्रतिदिन। अभी आपने सुना होगा कि दरभंगा में, मधुबनी में जो केस हुआ है ज्योति पासवान का, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? किस तरह से सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए? ये लगभग जो पूरे देश का हाल है बलात्कार को लेकर के, उसके पीछे सरकार केंद्र की सरकार और बिहार के डबल इंजन की सरकार दोनों के निकम्मेपन का सबूत है। जो लगातार इस तरह की जघन्य अपराध बिहार में रोज़ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ज्योति पासवान को बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जो निंदनीय है, भर्त्सनीय है, और इस तरह के किसी भी दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए और उसे सलाखों के पीछे में डाल देना चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। मैं इसके साथ हूँ। और जहाँ तक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग ही इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं। आप लगभग 6 सालों में हुए बलात्कार की घटनाओं को अगर के फहरिस्त को उठा के देख लें तो लगभग आपको बीजेपी के लोग ही इसके पीछे मिलेंगे दोषियों के शक्ल में, चाहे वो सिंगर हो या इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। सर और जिस तरह से अभी जो बिहार में जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से वर्चुअल रैली हो रही है और जिस तरह से इस कोविड-19 के समय में, तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को अभी इस टाइम में लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं, कि ये जो राजनीति हो रही है सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो कोरोना के संक्रमण के असर को देखते हुए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द पुनः लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जो स्थिति है बहुत ही भयावह है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के केस पाए जा रहे हैं और कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग मरीज पाए जा रहे हैं। यहाँ तक के आज के डेट में पटना और बिहार में शायद कोई जिला या कोई अनुमंडल या कोई शहर, छोटा मोटा गांव होगा जो इसके केस नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो इसको लॉकडाउन के लगा देना चाहिए सरकार को। और जहाँ तक सरकार के लॉकडाउन नहीं लगाने का सवाल है, वो एक्चुअली ये जो सरकार है यहाँ डबल इंजन की सरकार, ये चुनाव जीतने और चुनाव कराने के लिए ही ये लोग आए हैं सत्ता में। नहीं तो आज आप देखा जाए तो पटना साहिब के विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उनके पास अनेकों कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं और विधायक जी जो हैं जनसंवाद और
वर्चुअल रैली में व्यस्त हैं। अब बताइए कि इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? चुनाव को आगे रख करके जनता के हित को पीछे कर दिया गया है। ये लोग कभी भी जनता से इनके हितैषी नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है चुनाव कराना और चुनाव जीतना। ये सारे लोग चुनाव वाले लोग हैं, चुनाव जीत के सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जनता मरे जिए, इसको इनसे कोई लेना देना नहीं है। सर और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ओछी राजनीति खेली जा रही है बिहार में, जैसे कि आपने सुना होगा कि आरजेडी का जो तेजस्वी यादव का जो फोटो लगाने के बाद नीतीश कुमार ने 24वें स्थापना दिवस पर और उनकी 24 संपत्तियों को दर्शाया है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे उसके हम बात करेंगे कि कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाया था नीतीश कुमार का कि सुशासन तैर रहा है, सतर्क रहे, सावधान रहे, तो उस पर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है विगत कुछ सालों से कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये आज आदत बन गया है सारी राजनीतिक पार्टियों का, चाहे राजद हो, जदयू हो या और भी कोई राजनीतिक पार्टी हो। हम कहते हैं कि 15 साल से हुकूमत यहाँ पे नीतीश कुमार कर रहे हैं और सवाल पूछते हैं विपक्ष से जो 15 साल से सत्ता में नहीं है। तो सवाल पूछा जाना चाहिए विपक्ष से या सत्ता पक्ष से, ठीक है ना? तो ये अपने कुशासन को, जो तथाकथित सुशासन है, उस कुशासन को छुपाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहते हैं। जहाँ तक इस 15 साल में विकास होने की बात है, तो हम समझते हैं कि सिवाय पेपर पे और इनके कथनी के कहीं भी विकास में 15 सालों में विकास बिहार में नहीं हुआ। अब ये बताइए कि कोसी में जूट मिल, चीनी मिल जो बंद है, जो ये 15 साल में खुलवा नहीं सके, और सरसा में पेपर मिल आज तक जो जिसको खुलवाने चालू कराने में कामयाब नहीं हो सके, वो लोग विकास की बात करते हैं, उनको सूट करता है, उनको जेब देता है इस तरह का बात। हमको तो लगता है कि विकास पुरुष कम है, ये विनाश पुरुष ज़्यादा है। सर अब एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आज 15 दिन हो गया है, आपको पता होगा कि सुभान अली जो है उनकी गाड़ी जो है कि एक्सीडेंट हो गई थी, आईएएस जो रह चुके हैं, और अभी तक उनका जो है कि भारत सरकार अभी तक पता नहीं लगा पाई है, बल्कि जो उस एरिया के जो डीएम है उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और भारत सरकार इसमें कुछ नहीं करी। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए जिससे सुभान अली वापस मिल पाए, ताकि उनकी जो फैमिली है, परिवारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है? देखिए, सरकार बिल्कुल विफल है, निकम्मी है। एक सच्चे नागरिक होने की हैसियत से बिल्कुल सरकार को जी तोड़ करके उनका पता लगाना चाहिए, उनकी खोजबीन चालू करना चाहिए, उनका पता लगाना चाहिए। लेकिन हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जो इतिहास रहा 6 सालों का इस सरकार का, वो पूरा एकदम नाकामियों और विफलता का पूरा एक फहरिस्त है। हाँ, और इसे जो जहाँ तक वो उनके तलाश की बात है, तो मैं उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के लिए दुआ करता हूं कि जब वो मिल जाएं और ताकि परिवार को सुकून मिले। वैसे ही सरकार से कोई उम्मीद लगाना बेमानी है। सर जिस तरह से मोदी सरकार के द्वारा लगातार ये कहा गया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे, 2014 से आपने सुना होगा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बुलेट ट्रेन लाएंगे, भारत को बुलेट ट्रेन देंगे, पर अभी तक जो है कि बुलेट ट्रेन नहीं आई है, बल्कि जो ट्रेनें थी उनका निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो आप उस पर क्या सोचते हैं? जुमलेबाजों की सरकार है जिसने 6 सालों में सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं किया, और इनसे उम्मीद भी नहीं है कुछ करेंगे सिवाय जुमलेबाजी के। और जहाँ तक ये गोदी मीडिया है जो इनके सारे पे काम कर रहा है, इनके नाकामियों पे, विफलताओं पे पर्दा डाल रहा है, नहीं तो इन्होंने पूरे 6 सालों में सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं किया। और वैसे तो 100 स्मार्ट सिटी की भी बात की थी इन्होंने, पता ना वो स्मार्ट सिटी हम लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। और सबसे इस सरकार की जो सबसे ख़राब बातें हैं, जो इस सरकार पे कोई भी आम आदमी हो या पत्रकार हो, जहां इनकी आलोचना करता है या इनके नाकामियों को उजागर करता है, सरकार उसे या तो देशद्रोही बना देती है या जेल में डाल देती है, उस पर संगीन धाराएं लगा करके। जैसे कि अभी छात्रों पे जिस तरह से यूएपीए लगाया गया, आप उस पर क्या सोचते हैं? ये कहीं ना कहीं ये हम मुसलमानों को डराने, धमकाने और जुल्म करने की बात है। हम समझते हैं कि ना सरजील इमाम हो या खालिद सैफ़ी हो, मीरान हैदर हो या डॉक्टर कफील खान है, इन लोगों का कसूर क्या था? इन लोगों का सिर्फ कसूर यह था कि इन्होंने अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, और सरकार उस पर NSA यूपीए जैसी संगीन धाराएं लगा देती हैं, जो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है, सही नहीं है। और ये इस तरह की बातें करके मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश है।
लेकिन हमको नहीं लगता है कि मुसलमान इस तरह की चीज़ों से डरने वाले हैं, और डरने वाले हैं। हम मुसलमान मैंने अपने हक़ की आवाज़ के लिए पहले भी आए सड़कों पे, आगे भी आएंगे और मैंने आखिरी वक्त तक आएंगे। सर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा जो है कि एक मैसेज दे रहे हैं जेल से शर्जील इमाम। अभी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगातार अखिल गोगोई की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं सर शर्जील इमाम। और साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी जो बढ़ते तेल और पेट्रोल के दाम हैं, और बीजेपी जिस तरह से पहले जब सत्ता में नहीं थी तो उस समय जो है कि बीजेपी ने मतलब रोड पर आ गई थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के जंतर मंतर पर बैठते हुए दिखती थी, पर अब वो लोग नहीं है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? एक बात कहना चाहें कि भाजपा विपक्ष में बहुत अच्छी लगती है, और जिसका सबूत हम लोग देख सकते हैं। सरकार जब विपक्ष, आज भाजपा जब विपक्ष में थी तो इस तरह के छोटे छोटे मुद्दे पे सड़कों पर उतर करके भारी हंगामा करती थी। इसमें विपक्ष की भी नाकामियां हैं। विपक्ष, कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी जो ऐसी के रूम से बाहर नहीं निकलती है, उन लोगों ने भी इस भाजपा सरकार के मनोबल को बढ़ाया है। उसका विरोध मैंने सही से नहीं करने के बाद, नहीं तो आपको पता होगा कि दिल्ली में सिर्फ प्याज के दाम बढ़ जाने से दिल्ली की सरकार चली गई थी। लेकिन इसमें विपक्ष के भी कमियों को और उसकी नाकामियों को उजागर करता है। जिस तरह से इन्होंने आज तक किसी भी मुद्दे को लेकर के सड़कों पे बढ़िया से नहीं आए। सर जिस तरह से हम बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है, भेदभाव सबसे बड़ा जो भी अभी उदाहरण हम आपको देंगे तो वो नीतीश कुमार का देंगे। नीतीश कुमार का जो कोविड-19 का जो टेस्ट होता है वो 2 से 4 घंटे में उसका रिपोर्ट आ जाता है, पर जो आम जनता है, आम जनता का जो रिपोर्ट होता है वो 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, 8 दिन के बाद इस तरह से आता है। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या करना चाहिए कि मतलब ये जो भेदभाव है उसको खत्म हो जाए? इसकी इस तरह की हरकत की जितनी आलोचना की जाए कम है। जनता ने आपको चुन के बैठाया है गद्दी पे, और जनता के साथ आपके द्वारा किया गया इस तरह का भेदभाव लोकतंत्र में घातक है। जिस जनता ने आपको चुन करके सत्ता के गद्दी पे बैठाया, उसके साथ आपका इस तरह का भेदभाव और सतेला रवैया ठीक नहीं है। ये जनता आपको सबक सिखाएगी अगर इस तरह का काम आप करते रहे तो। क्या लगता है पप्पू यादव अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या इस बिहार के? पप्पू यादव का जहाँ तक मामला है चीफ मिनिस्टर के बनने का, तो हमको तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्योंकि समीकरण में भी कहीं नहीं बैठते हैं, राजनीतिक समीकरण में कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं, और उनकी पार्टी अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि बिना किसी के साथ गठबंधन किए हुए वो सरकार में आ जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या तेजस्वी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सपना देखना मना नहीं है, सपना देख सकते हैं, और वैसे हमको नहीं लगता है कि उनके अंदर में मुख्यमंत्री बनने का कोई भी गुण हो। बाकी वो ख्वाब देखने के लिए स्वतंत्र हैं। और सर जिस तरह से अभी राजद में जो चर्चा में है, अभी लालू प्रसाद के बारे में हम बात करेंगे कि लालू प्रसाद जो है जिस तरह की राजनीति करते थे, तेजस्वी उस तरह की राजनीति नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से 5 MLC जो है कि राजद छोड़कर जा चुके हैं। उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या पार्टी अभी मजबूत है या फिर टूट चुकी है? देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में आसमान ज़मीन का अंतर है। लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नेता है बिहार के जिन्होंने ज़मीन पे संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव ठीक उसके विपरीत हैं, जिनके अंदर संघर्ष करने का गुण ही नहीं है। ज़मीन पे उतरने का वो जानते नहीं कि ज़मीन पर उतर के संघर्ष कैसे करते हैं, और देश के जनता के मुद्दे को कैसे उठाया जाता है, देश के जनता के साथ कदम से कदम मिलाया कैसे चलता है, जनता की आवाज़ कैसे बना जाता है। वो उनके अंदर अभी इस तरह की कोई भी गुण नहीं है। अभी काफ़ी वक्त है, उनको और सीखना चाहिए राजनीति से। अभी मुख्यमंत्री बनने का उनका समय नहीं आया। बिल्कुल, आपने देखा कि अभी हमारे साथ जावेद आलम जी थे। जावेद आलम जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंटरव्यू देने के लिए। आपने सुना अभी जावेद आलम जी को कि किस तरह से वो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम और साथ ही निजीकरण को लेकर के और बलात्कार जैसे संगीन अपराध को लेकर के वो बात कर रहे थे। लॉकडाउन में भी जावेद आलम जी का बहुत असर रहा, जहां पर गरीबों को याद किया जाता है। गरीब होते हैं, जहां पर मजदूर होते हैं, जहां पर मजबूर लोग होते हैं, वहां पर जावेद आलम जी का नाम आता है और जावेद आलम जी वहां पर मौजूद होते हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जावेद आलम जी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेहतर अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।